तो आज हम एंटर करेंगे इसकी 2.2 हेडिंग पे, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब सबको पता होगा, कंस्ट्रक्शन का मतलब है बनाना, यानी कि जो हम निर्माण होता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन, देखो ये फोकस जो है ना बहुत जरूरी है। अगर फोकस का मतलब है आपका जो माइंड है वो 100% उसी वहीं पे अवेलेबल है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, और अगर वो दूर चला गया किसी भी कारण से, इधर उधर हो गया, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना बहुत बड़ी मात्रा में होंगी। और आपने देखा भी मैंने पिछले 6 महीने में कितने किए है ना, हर दूसरे सवाल में गलती की, जबकि आता सारा है। लेकिन क्या हुआ, एट द सेम टाइम जब सवाल कर रहा था तो दूसरी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसके वैलिड रीजन से आपको पता है, उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा ही फिर बच्चों के साथ होता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में भी बैठ के करते तो सवाल हो और सोचते कुछ और हो, तब जाके हो जाती है गलतियाँ, है ना। और कई गलतियाँ ऐसी होती हैं जब आप रिचेक करते हो ना, क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आप वहाँ पे टाइम बाउंड हो, 3-3.5 घंटे आपको मिलते हैं, तो वो टाइम का जो एक थॉट होता है ना आपके माइंड में, वो भी चलता है। तो जब आप उसको रिचेक करते हो तो मतलब आपका दिमाग लिखा हुआ वही है, आपको पता है कि इस सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और आप गलती पकड़ ही नहीं पाते। उसका कारण यही है कि आप फोकस नहीं कर पाए, और फिर माइंड ने आपको ड्राइव करना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे वो चलता रहा। इसलिए फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खैर, रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, यानी जो चीज़ पहले ध्वस्त हो गई उसको दोबारा से बनाना ही रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। हिटलर असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हाल्मर साक्ट, ये साक्ट बोलेगा, who aimed at full production and full employment through a state funded work creation program, ठीक है। देखो क्या है, असाइन एक शब्द आया है, असाइन, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कुछ गलती हुई है यहाँ पे रखने में, इसका मतलब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, यहाँ से, इसका मतलब है यहाँ से असाइन। बेटा असाइन का मतलब है नियुक्त करना। वैसे असाइन का मतलब अगर हम और थोड़ा सा सिंपल वे में प्रदर्शित करने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है देना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी को ड्यूटी सौंपते हैं। तो हिटलर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी दी, किसको दी, इकोनॉमिस्ट को। कौन है इकोनॉमिस्ट का नाम, हाल्मर साक्ट। और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी किसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। रिकवरी मतलब सुधार, किसी चीज में आप फंस गए हो उससे बाहर निकलने को रिकवरी बोलते हैं। जैसे आप बुखार में हो और आप ठीक हो गए तो यू हैव रिकवर्ड, यू हैव रिकवर्ड। तो उन्होंने, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही, ये तो हमने पढ़ा ही है, तो उससे बाहर निकलने की जिम्मेदारी किसे दी, एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री हाल्मर साक्ट, हु एम्ड, एम का मतलब लक्ष्य, एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, और ये वर्ब में भी यूज होता है, जिन्होंने लक्ष्य बनाया। एट फुल प्रोडक्शन, किसका, फुल प्रोडक्शन करने का, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, और लोगों को रोजगार देने का, थ्रू किसके द्वारा, आई स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है आई स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट देने का एम बनाया, और ये इकोनॉमिस्ट थे, हिटलर ने ये वाली जिम्मेदारी सौंप दी। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज। इस प्रोजेक्ट के द्वारा ही, प्रोड्यूस का मतलब निर्माण होना, उत्पन्न होना, हाईवेज बनाए गए, सुपर हाईवेज बनाए गए, एंड द पीपल्स कार, द फॉक्सवैगन। फॉक्स, वैसे वॉक्स बोलता है, ये वी से बनाया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन फॉक्सवैगन से आएगा, गाड़ी होती है, ठीक है। और पीपल्स कार यानी कि लोगों की कार, इन्होंने क्या कहा उस कार को, लोगों की कार, जिससे लगता है अपना, यानी कि फॉक्सवैगन का निर्माण हुआ, सुपर हाईवेज बनाए गए इस प्रोग्राम के तहत। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। देखो एक्वायर, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना। अगर हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें, विदेशी जो पॉलिसी नीति होती है, उसमें भी हिटलर को क्विक सक्सेस मतलब शीघ्र, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस मिली, सफलताएं मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। लीग ऑफ नेशंस के बारे में जब मुझे लगेगा कि हम बात करनी सही है तो हम करेंगे। लीग ऑफ नेशंस 1933 से उसने पल्ला झाड़ लिया। पुल आउट मतलब अपने हाथ खींच लेना, यानी उसमें शामिल ही ना होना। पुल आउट का मतलब कह सकते हैं छोड़ना,
पल्ला झाड़ लेना अपना, भैया मेरे तो बस की नहीं है ना, मेरा मतलब है इससे इस तरीके का पल्ला या बाहर निकल जाना। उसने इस लीग से कह दिया कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है। रीऑक्यूपाइड द, ये रीनलैंड था, राइनलैंड बोलेगा, इन 1936, 1936 में रीऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई का मतलब हमने देखा कब्जा करना, प्राप्त करना। रीऑक्यूपाई पुनः, यानी उसने राइनलैंड को दोबारा से कब्जा लिया 1936 में। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है बेटा संगठित करना या जोड़ना या मिलाना। उसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी से मिला दिया। ऑस्ट्रिया में तो पैदा ही हुआ था, समझ रहे हो? और ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिला दिया, नहीं ऑस्ट्रिया जर्मनी एक हो गए वहां पे इन 1938, 1938 में। और अंडर वन स्लोगन, अंडर द स्लोगन, उसने स्लोगन दिया वन पीपल, सब एक, वन एम्पायर, एक ही साम्राज्य, एंड वन लीडर, एक ही लीडर। ठीक है, यानी अब सब एक, आदमी भी एक, लीडर भी एक उनका, और एक ही साम्राज्य। ठीक है, चलो जी। He then went on to wrest German entire country। देखो रेस्ट एक वर्ड आया, रेस्ट का मतलब ही एक तरीके से कब्जा करना ही होता है। जबरदस्ती किसी को खींच लेना, जबरदस्ती किसी को खींच लेना, जबरदस्ती कब्जा करना। वैसे इसमें कॉपी में रखा हुआ है एक अच्छा वर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड। और उसने वेंट ऑन मतलब वो कहां पे गया, फिर वो रेस्ट करने के लिए, यानी कि कब्जाने के लिए गया। जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। देखो कहां पे गया, एक गोबल अप वर्ड आया, GOBBLE। गोबल अप का मतलब होता है हड़पना। अब हड़पने से सब समझ गए, निगलना, मतलब एक तरीके से कब्जा जमा लेना सारे पे। कहां पे गया वो जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड गया, कहां से, चेकोस्लोवाकिया से, एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। और पूरे के पूरे कंट्री पे ही क्या कर लिया, कब्जा जमा दिया, यानी उसको हड़प लिया, पूरे कंट्री को ही हड़प लिया उसने। इन ऑल दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट। अनस्पोकन, देखो स्पोकन तो है जो कहा हुआ है, अनस्पोकन मतलब शांत, रहस्यमय, जिसका किसी को कुछ पता ना हो, सामने से ना आए लेकिन पीछे से सपोर्ट करता रहे। उसे अनस्पोकन सपोर्ट प्राप्त था, किसका, इंग्लैंड का। इंग्लैंड सामने से नहीं आ रहा था खुल के, लेकिन पीछे से वो उसको सपोर्ट कर रहा था। विच हैड कंसीडर्ड, इंग्लैंड के लिए बीच आया यहां पे, इंग्लैंड उसे क्या कर रहा था, एक अनस्पोकन सपोर्ट कर रहा था। विच हैड कंसीडर्ड द वर्सेलेस, यानी कि वायसराय बोलता है वैसे तो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, शायद वर्सेलेस ही बोलेंगे हम अभी। वर्सेलेस वर्डिक्ट टू हार्स, वो संधि हुई थी ना, संधि हुई थी। उस संधि में जर्मनी पर बहुत सारी चीजें थोप दी गई थी, और इंग्लैंड ने इसको कैसे सोचा कि ये बड़ा हार्श हुआ इनके साथ में, हार्श मतलब कड़ा, इनके साथ में बड़ी जाती हुई है, और इसीलिए वो कैसा सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन वो अनस्पोकन था। अनस्पोकन कई तरीके से हो सकता है, क्योंकि मैं भी कई तरीके से सोचता हूँ एक व्यक्तिगत रूप में कि मैं खुल के सामने ना जाऊं, क्योंकि खुल के सामने जाने से चीजें बिगड़ जाती हैं। कई बार हम भी देखते हैं कि हम अनस्पोकन सपोर्ट करते हैं कि भाई हम, देखो जैसे वोट में होता है, देखो भैया वोट तो दे देंगे तुम्हें, लेकिन आप सोचते हो कि आपके साथ घूमे, ये होगा नहीं, क्यों 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 दुश्मन बनाए। तो ये वही था, अनस्पोकन सपोर्ट वो कर रहा था। These quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country. Reverse, reverse का मतलब पलटना, डेस्टिनी भाग्य, डेस्टिनी क्या होता है, और ये जो इसे जल्दी जल्दी सफलताएं मिली, घर में भी मिले और बाहर भी मिले, इससे ऐसा लगा कि जर्मनी के लोगों की किस्मत अब पलटने जा रही है, सारी की सारी चीजें अब सही हो जाएंगी। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, वो यहीं पर नहीं रुका। शाक्ट हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। शाक्ट को इन्होंने क्या बनाया था, एक नियुक्ति दी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी
इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। साक्ट ने इसे क्या किया, एडवाइस दिया। क्या एडवाइस किया? इन्वेस्टिंग ह्यूजली मतलब बहुत बड़े तरीके से, ज्यादा खर्च करना। कि आप रियरमनेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, जब आप शस्त्रीकरण, शस्त्र यानी शस्त्र हथियार, कि आप हथियारों पर इतना बड़ा पैसा खर्च मत करो, क्योंकि अभी भी हम डेफिसिट का मतलब घाटा या कमी। उसने क्या कहा साक्ट ने हिटलर से, कि अभी भी हम उभरे नहीं हैं, हम अभी भी, हमारा जो फाइनेंसिंग है, हमारा जो इकोनॉमी है, वो अभी भी किस में है, घाटे में है। इसलिए आप शस्त्रों पर इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े तरीके से पैसे खर्च मत करो। Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. However, लेकिन cautious people, सावधान लोग, जो लोग चिंता करते थे, जो लोग भले की सोचते थे, उनका नाजी जर्मनी में कोई भी स्थान नहीं था। यानी जो हिटलर को टोके उसे बाहर जाना ही पड़ेगा, उसे हटाया जाएगा। साक्ट हैड टू लीव, उसे अपना पद छोड़ना पड़ा, हटा दिया उसे। हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर ने चुना, किसको चुना? आक्रमण को, हमले को, यानी युद्ध को। हिटलर ने युद्ध को चुना, किस रूप में? एज का मतलब यहां पे रूप में आया, किस रूप में? द वे यानी तरीके के रूप में, रास्ते के रूप में। हिटलर ने कौन सा रास्ता चुना? देखो रास्ता कहां का चुना, आउट आया बाहर निकलने का, वे आउट मतलब मैं अगर बाहर गया तो वे आउट ही तो है, कहां से गया? बाहर, कमरे से। अगर वे इन, अंदर आना। कौन सी सिचुएशन से बाहर निकलने का? अप्रोचिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही थी, दिखाई दे रही थी, उससे बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने सिर्फ एक चीज चुनी, आक्रमण या हमला या युद्ध। उसे लगता था कि युद्ध से सारी सारी चीजें सॉल्यूशन में आ जाएंगी। अब देखो कैसे लगता था। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। एक्यूमुलेट मतलब मिलाना, प्राप्त करना एक तरीके से, ठीक है। उसे लगता था कि अब एक्सपेंशन का मतलब समझते हो, विस्तार करना। ये बाउंड्री, मेरा घर यहां तक है, मेरे पे शक्ति आई, वहां पे घुस गया, इस पे कब्जा किया, बाउंड्री वहां तक हो गई। यानी कि यहां पे जो जितने भी रिसोर्सेज थे वो किसके हो गए? मेरे हो गए। फिर और शक्ति आई, उसको भी कब्जा दिया। तो उसका ये मानना था कि एक्सपेंशन करूंगा मैं और अपने आप ही सारी सारी चीजें मिल जाएंगी मुझे। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, 1939 में। गुडन 1939 में हम कहां पे आ गए? उसने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। इन्वेड, कब्जा करना, आक्रमण करना, हमला करना। उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब जब पोलैंड पे आक्रमण किया, दिस स्टार्टेड ए वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। समझ गए हो? इसका वार शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गया फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। अब फ्रांस और इंग्लैंड के साथ इसकी लड़ाई शुरू हो गई। इन सितंबर 1940, 1940 में, सितंबर 1940 में ए ट्राईपार्टाइट पार्टाइट है ना, हाँ, एक वर्ड लिख लेना है इसे। त्रिकोणीय, ट्राई से समझ सकते हो या पार्टी से समझ सकते हो कि यहां तक पार्टी बन रहा है। अब से पार्टी का मतलब एक पार्टी नहीं होता, पार्टी का मतलब देश से भी हो सकता है, गांव से भी हो सकता है। पार्टी का मतलब समूह। तो एक ट्राईपार्टाइट संधि हुई, यानी त्रिकोणीय, 3 देशों की संधि हुई। संधि का मतलब मेलजोल। बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। जापान, इटली और जर्मनी किसी लेवल पे दोस्त बन गए। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, और इससे स्ट्रेंथ मिली किसको? हिटलर को, कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा स्थापित कर सके। इंटरनेशनल पावर मतलब अंतरराष्ट्रीय शक्तियां उसे उसके हाथ लग गई, क्लेम कर लिया उनने। पपेट रिजीम्स, देखो पपेट रिजीम, पपेट का मतलब पता है क्या होता है? बोलो को किसी को पता हो तो। एक वो होता है, आपने देखा होगा, मैं भूल गया हूं हिंदी में, तो तुमने वे नहीं हो देखे जो धागे से बंधे होते हैं, गुड्डे गुड़िया से, वो नाचते रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? कठपुतली।
पपेट का मतलब कठपुतली होता है। कठपुतली मतलब जो दूसरे के इशारों पर काम करे, उसका अपना कुछ होता नहीं है। रेजिम्स का मतलब राज्य या प्रशासन, सरकार, सरकार या प्रशासन। पपेट रेजिम्स सपोर्टिव टू नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। इंस्टॉल का मतलब किस किस को पता है? सब मोबाइल चलाते हैं। कोई बाहर की चीज है उसे अपने मोबाइल में डाल लेने को इंस्टॉल कहते हैं, अगर हम सिंपल सी चीज में समझे तो। हर जगह पे जहां जहां पे वो डाल सकते थे। लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप मतलब ज्यादातर हिस्से में, यूरोप के ज्यादातर हिस्से में ज्यादातर सरकारें कैसी बनकर रह गई? सिर्फ पपेट। पपेट मतलब कठपुतली, जो सिर्फ किसको सपोर्ट करती थी? नाजी जर्मनी को। बाय द एंड ऑफ 1940, सितंबर में हुआ ये। कहां पे था? 1940 के सितंबर में शायद, है ना? देखते हैं 1939, सितंबर 1939 पे संधि हुई थी। 1940 में ही हुई है ना? हाँ, 1940 में संधि हुई और बाय द एंड ऑफ 1940, 1940 के अंत तक हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। पिनेकल एक शब्द है बढ़िया। पिनेकल मतलब शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊंचा। जब उसकी ताकत शीर्ष पर थी, यानी सबसे ऊंचाई पर थी, सबसे ज्यादा ताकतवर वो कब दिखाई दिया? 1940 के एंड तक ऐसा लगा कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है इस दुनिया का। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंकरिंग ईस्टर्न यूरोप। उसका लॉन्ग टर्म एम था, पहले से ही उसका एक लक्ष्य था बड़े लंबे समय से कि उसको कंकर करना है। कंकर मतलब विजय प्राप्त करना। कंकर मतलब विजय प्राप्त करना। किस पर? ईस्टर्न यूरोप पर। उसे ईस्टर्न यूरोप पर विजय प्राप्त करनी ही है और वो उधर की तरफ चल दिया। ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। वो अपने लोगों के लिए फूड सिक्योर करना चाहता था, फूड की सप्लाई होती रहे, और ये भी चाहता था कि उन्हें रहने के लिए अच्छी खासी जगह मिले। इसीलिए तो एक्सपेंड कर रहा था, अपने लोगों को बसाते जा रहा था। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। उसने क्या किया? देखो, अटैक मतलब आक्रमण कर दिया सोवियत यूनियन पे। सोवियत यूनियन पे अब देख रहे हो, सोवियत यूनियन का मतलब तो अपने आप ही संगठन होता है। 1941 जून में, 1940 के एंड तक वो क्या था? शिखर पे था। जून 1941 में उन्होंने आक्रमण कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, अब देखो ब्लंडर, अगर मैं ब्लंडर को रिप्रेजेंट करूं आपके सामने, एक होता है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब गलती। गलती से भी बहुत पावरफुल वर्ड होता है ब्लंडर। बहुत ही बड़ी गलती जिसकी कोई क्षमा याचना भी ना कर पाए, यानी कि क्षमा ही ना हो। ये उसका ऐतिहासिक गलती साबित हुई 1941 जून में, जब उसने सोवियत यूनियन पर आक्रमण किया, तो ये उसकी ऐतिहासिक गलती साबित हुई। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट था जर्मनी का, यानी कि वेस्टर्न पार्ट, उस पर कौन बम बरसा रहा था? इंग्लैंड, क्योंकि वो खोल दिया उसने, वो तो वहां से चला गया। एक्सपोज का मतलब हम देखते हैं, एक्सपोज का मतलब होता है, हाँ, दिखाना भी होता है। जैसे एक्सपोज है ना? सपोज करो कोई मुझे सामने से मार रहा है और मैंने क्या किया? ऐसे कर दिया, तो मैं आई एक्सपोज माई बैक, ताकि क्या मेरी बैक पे लगे, वो सारा फ्रंट पे ना लगे। एक्सपोज का मतलब किसी को सौंप देना एक तरीके से। वैसे एक्सपोज का मतलब ये भी होता है किसी की पोल खोल देना, है ना? लेकिन यहाँ पे एक्सपोज का मतलब क्या है? सपोज करो मैं यहाँ से और वहाँ की रक्षा करने चले जाऊँ, यहाँ से सारी आर्मी हटा लूँ, तो दूसरा आएगा यहाँ पे कब्जा करेगा, तो इसका मतलब आई हैव एक्सपोज दिस फ्रंट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड यहाँ पे बमबारी कर रहा था। एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। और ईस्टर्न फ्रंट पे कौन थी? सोवियत की आर्मी थी, बहुत पावरफुल थी। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। इन्फ्लिक्ट का मतलब थोपना, देना, समझ रहे हो? सोवियत आर्मी ने, रेड सोवियत आर्मी ने ह्यूमिलिएटिंग, क्रशिंग मतलब जब एक ऐसी हार जिसमें आपका कोई समानता ही नहीं थी। जैसे मैंने आपको क्रिकेट के उसमें बताया है, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच करा दो आप, वही चीज। ह्यूमिलिएटिंग मतलब बेइज्जती वाली भी। दो हार होती हैं, एक इज्जत के साथ, दूसरी में दूसरा दुश्मन का पता ही नहीं चलता कहां पे गया।
तो जर्मनी को यहां पे ह्यूमिलेटिंग हार मिली प्लस क्रशिंग, मतलब कुचल दिया गया उन्हें बहुत बुरे तरीके से सोवियत आर्मी के द्वारा। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट, हाउंड आउट का मतलब खदेड़ना। देखो एक तो होता है निकालना, एक होता है खदेड़ना। खदेड़ने का मतलब है आप उसे भगाते नहीं हो, उसके पीछे पीछे तक जाते हो। उसे खदेड़ने का मतलब है पीछे पीछे तक जाते हो, छोड़ के आते हो। तो ये आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, और रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। मैं यहां पे लिख दूं, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। रिट्रीटिंग आर्मी थी किसकी? जर्मन की। जर्मन डर गए, वो भाग रहे थे, लेकिन सोवियत आर्मी ने क्या किया? उनको खदेड़ा। और कहां तक खदेड़ा आएगा। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। कहां पे पहुंच गए? बिल्कुल बीच में पहुंच गए, बर्लिन में पहुंच गए, यानी बर्लिन तक उन्होंने उनका पीछा किया। इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजमोनी ओवर द एंटायर, हेजमोनी का मतलब भी क्या है? सत्ता। ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। और इसके बाद में सोवियत यूनियन का कम से कम 50 साल ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा रहा। इस हार ने, यानी कि इस जीत ने किसका? सोवियत यूनियन को ईस्टर्न यूरोप में 50 साल तक कब्जे के लायक बना दिया। मीनवाइल द यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। मीनवाइल में तब तक, अब तक की कहानी में ना, जो यूएस था, अमेरिका, वो रजिस्ट कर रहा था। रजिस्ट मतलब अपने आप को रोक रहा था। इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होने से, अपने आप को सम्मिलित वो करना नहीं चाहता था वॉर में। और सबको पता है क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि उसने पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितना सारा झेला। इकोनॉमिक क्राइसिस कितना बड़ा हुआ, सबके सब उसके शेयर मार्केट ढह गए ऐसे के ऐसे, तो वो नहीं चाहता था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड। समझ रहे हो? अनविलिंग, अनिच्छुक, जब मेरी मर्जी ना हो। वो अनविलिंग था किसी भी तरीके के युद्ध में अपने आप को शामिल करने से। कारण, क्योंकि वो नहीं चाहता था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक क्राइसिस उसने झेले, वो उसे दोबारा से झेलने पड़े, इसलिए उसने पार्ट ही नहीं लिया। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक इससे बाहर नहीं रह पाया, नहीं रह सकता था, क्योंकि जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। क्योंकि जापान अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा था। अगर पूरब की बात करें, पूर्व की बात करें, ईस्ट की बात करें, ईस्ट मतलब पूर्व, ईस्ट की तरफ जापान, और जापान की किससे संधि हो गई थी? जर्मनी से। तो वो उसकी जो पावर थी ईस्ट की तरफ, उसे एक्सपेंड करता जा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। इसने किस पर कब्जा जमा लिया था? फ्रेंच इंडो चाइना पे। एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नावल बेसिस इन द पैसिफिक। आप समझ रहे हो? वो प्लान भी कर रहे थे। पैसिफिक हिंद महासागर, शायद हिंद महासागर में यूएस नावल बेस था, है? प्रशांत महासागर, सही बोल रहे हैं। तो पैसिफिक, प्रशांत महासागर नवल बेस था उनका, यानी वायुसेना का पूरा यूएस का, वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने बना रखा था। उनके ऊपर वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे जापान। When Japan expanded its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor। आप समझ रहे हो? जब जापान ने अपने सपोर्ट को एक्सटेंड कर दिया, यानी विस्तार दे दिया, किसके लिए? हिटलर के लिए। हिटलर को उसने सपोर्ट कर दिया कि हम हिटलर के साथ हैं, और बमबारी कर दी। कहां पर? पर्ल हार्बर में, यूएस बेस पे, जिसकी ये प्लानिंग कर रहे थे। द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएस की भी एंट्री हो गई इस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। द वॉर एंडेड इन मई 1945। 1945 में ये शुरू खत्म हुआ। कब हुआ? 1945 में। 1945 में ये वॉर खत्म हुआ विद हिटलर्स डिफीट। किसके साथ? हिटलर की हार के साथ। एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। और किसके साथ? उस ड्रॉपिंग के साथ, यानी कि वो एटम बॉम्ब डाला हिरोशिमा पे, जापान में, और तब ये जाके युद्ध खत्म हुआ। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये हमने क्या पढ़ा? बहुत छोटा सा एक अकाउंट पढ़ा है, यानी कि छोटी सी हमने चीजें पढ़ी हैं। किसके बारे में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। वी नाउ रिटर्न टू हेलमट। हम फिर से किसकी तरफ जाते हैं? हेलमट, जो पहले ही पार्ट में आया, पहले ही पैराग्राफ में आया, जो भागे फिर रहे थे ना, वो उसने छुपकर सुना था, उसकी तरफ बढ़ते हैं।
एंड हिज फादर्स स्टोरी, और उसके फादर की कहानी। अ स्टोरी ऑफ नाजीज क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार, एक स्टोरी ऐसी जिसमें नाजी की क्रिमिनलिटी के बारे में पता चलेगा कि वो कितने जुल्मी थे, कितने ज़्यादा वो शोषण करने वाले थे, और कितने वो दयालु, मतलब वो कहते हैं दयालु का उल्टा क्या होता है, दयालु का मतलब निर्दय, कितने वो निर्दयी थे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा